हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। तो चलिए बिना समय खराब किए हम लोग अपने आज के प्रश्न 20 महत्वपूर्ण जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अल्पाइन वन, उष्ण चीड़ वन या तटीय या ज्वारीय वन। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तटीय या ज्वारीय वन। याद रखेगा फ्रेंड, जो सुंदरवन के वन है ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या नगद नगद आच्छादित दर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेपो दर। लेकिन फ्रेंड जब कोई अन्य बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देता है अल्पकालीन तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, और बैंक दर वह दर है जिसपे ये ब्याज देता है। तो चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? 1.5 लाख, 1 लाख, 75,000 या 5 लाख। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 लाख। पहले फ्रेंड 1.5 लाख था लेकिन अब बढ़कर 5 लाख हो गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल या आंसू जल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्षा का जल। लेकिन अगर ऑप्शन में वर्षा का जल ना रहे तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे या प्रेफरेंस पे आंसू जल को रख सकते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, भांड पाथेर कश्मीर का एक पारंपरिक है, क्या है? रंगमंच है, संगीत है, नृत्य है या उपज है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रंगमंच। रंगमंच यानी भांड पाथेर कश्मीर का एक पारंपरिक थिएटर का रूप है। हमारा छठा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? सिंधु और सरस्वती नदी का, गंगा और यमुना का, गंगा और सरस्वती का, गंगा यमुना और सरस्वती का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गंगा और यमुना का। उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना का जिक्र किया गया, सिंधु और सरस्वती का जिक्र नहीं किया गया, गंगा और सरस्वती का भी नहीं, और गंगा यमुना और सरस्वती का भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गंगा और सरस्वती का जिक्र किया गया है। हमारा सातवां प्रश्न है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30 वर्ष। याद रखिए यहाँ राज्यसभा के सदस्य अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री बनते तो उनकी उम्र मैक्सिमम 30 साल चाहिए, मिनिमम 30 साल चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा से बनते हैं या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की उम्र ऐसे 25 साल है न्यूनतम, लेकिन अगर राज्यसभा से बनते हैं तो उन्हें 30 साल होना कंपलसरी है। हमारा आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में घनी आबादी है? चीन, भारत, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। वहीं चीन में 1 किलोमीटर में 146 लोग रहते हैं। फिलीपींस में 346 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। वहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो 268 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा नौवां प्रश्न, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इटली। इसका जो सही आंसर होगा वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। वहीं नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होती है। दक्षिण अफ्रीका की इटली की राजधानी रोम है। हमारा 10वां प्रश्न है, प्रकाश में फिल इन द ब्लैंक्स गति तेज गति से यात्रा करता है। इसका मतलब वह प्रकाश से इन चारों ऑप्शनों में सबसे तेज गति से किस में यात्रा करता है? नाइट्रोजन में, वायु में, इस्पात में या निर्वात में। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन सी है इस्पात में प्रकाश कभी भी ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो निर्वात में प्रकाश सबसे तेज गति से ट्रैवल करेगा। हमारा 11वां प्रश्न है, प्राचीन काल में गांधार शैली की कला किस वंश ने विकसित की थी? कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या चोल वंश। तो जो गांधार कला थी फ्रेंड्स वो चित्र मतलब मूर्ति बनाने की कला से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुषाण वंश, क्योंकि कुषाण वंश ही जो था वो प्राचीन गांधार शैली का संरक्षण माना जाता है। वहीं गुप्त वंश की बात करते तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। जो गांधार शैली है फ्रेंड्स इसे हिंदी यूनानी कला भी कहते हैं और इसने सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा बनाई थी। हमारा 12वां प्रश्न, मूल संविधान में फिल इन द ब्लैंक्स भाग और 395 अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 35, 20, 22 या
40। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22। अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो 470 अनुच्छेद है। वहीं भाग की बात करते हैं तो 25 भाग है, और अनुसूचियां की बात करते हैं तो 12 अनुसूची है प्रेजेंट टाइम में। हमारा 13वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 72%, 61%, 74% या 81.5%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 74%, यानी भारत की ऑल ओवर साक्षरता दर है वो 74% आकी गई है। हमारा 14वां प्रश्न है, पॉपिंग क्रीज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो है क्रिकेट से। वहीं हॉकी की बात करते तो हॉकी पेनल्टी स्ट्रोक, अंडर कटिंग, और अब जो हॉकी का इंटरनेशनल मैच होता है फ्रेंड्स वो 60 मिनट का होता है। पहले 70 मिनट का होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 60 मिनट का होता है। वहीं वॉलीबॉल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल में लव, स्विच और सर्विस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं फुटबॉल में बात करते हैं तो फुल बैक, हाफ बैक, पेनल्टी स्ट्रोक, ये भी फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्दावली हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? गृह त्याग से, मौत से, ज्ञान शक्ति से या जन्म से? इसका जो सही आंसर होगा वो है मौत से, यानी जो स्तूप शब्द है वो गौतम बुद्ध के मौत से यानी मृत्यु से संबंधित शब्द है। वहीं गृह त्याग की बात करते हैं तो गृह त्याग का इनका जो प्रतीक है वो अश्व है। ज्ञान शक्ति या ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो ये बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष है। वहीं जन्म की बात करते हैं तो कमल या बैल इनका प्रतीक है। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में, 1191 में, 1192 में या 1206 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। वहीं 1191 की बात करते हैं तो यहाँ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे। वहीं 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी, और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। हमारा 17वां प्रश्न है, अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगाया जाता है? आसाम में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम। जो अम्बुबाची मेला है फ्रेंड्स उसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं और यह कामाख्या देवी के मंदिर में लगाया जाता है। वहीं तेलंगाना की बात करते हो तो तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश की बात करते तो नौचंदी मेला, कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ चैत नवरात्र मेला का आयोजन किया जाता है। हमारा 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कालिदास सम्मान पुरस्कार का प्रारंभ कहाँ किया गया है? पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान के साथ साथ तानसेन सम्मान देना प्रारंभ किया है। हमारा 19वां प्रश्न, महासागरों जल की औसत लवणता कितनी होती है? यानी महासागर का जो जल होता है उसमें लवणता की कितनी प्रतिशत होती है? 35%, 25%, 30% या 45%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 35%। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो के अगले भाग में। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।